गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनिश कुमार, आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट्स। हम लोग क्लास 9th में साइंस की बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं, यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसमें हम लोग सेल देख रहे थे कि जो सेल है वो किस प्रकार से ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गेनिज्म को बनाती है। तो वेलकम बैक टू इन केमिकल पॉइंट्स। हम लोग आज बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल की या स्ट्रक्चर ऑफ सेल की। तो हमने आपको बताया था कि जो सेल है वो एक्चुअल में ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप की होती है। फर्स्ट है आपका प्रोकार्योटिक सेल, सेकंड है आपका यूकार्योटिक सेल। तो प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल, प्रोकार्योटिक सेल में हमने आपको बैक्टीरिया का एग्जाम्पल देके बताया था कि किस प्रकार से हम लोग प्रोकार्योटिक सेल में सिर्फ ऑर्गेनेल्स को देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि यूकार्योटिक सेल के कौन कौन से भाग होते हैं। तो आप लोग जानते हैं यूकार्योटिक सेल में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, यानी कि सुव्यवस्थित, सुसंगठित और सुविकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। तो आप देखिए, अगर यूकार्योटिक सेल की बात करें तो इसमें फुल्ली डेवलप्ड, पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यूकार्योटिक सेल जिसमें कि वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है वो दो प्रकार की होती है, एक है एनिमल सेल और दूसरी है प्लांट सेल। तो एनिमल सेल ऐसी सेल जो कि केवल एनिमल में पाई जाती है, उसे हम लोग यूकार्योटिक सेल कहते, एनिमल सेल कहते हैं। और जो प्लांट में यानी कि पौधों में जो कोशिकाएं उपस्थित होती हैं उसे हम लोग प्लांट सेल कहते हैं, यानी कि प्लांट जिस सेल से मिलकर बने होते हैं उसे प्लांट सेल कहा जाता है, और एनिमल से जिस सेल से मिलकर बने होते हैं उसे हम लोग एनिमल सेल कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट सेल के बारे में कि प्लांट सेल क्या होती है। इसके पहले हमने आपको ये बता दिया था कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक्स में पाए जाते हैं। अगर आप लोगों ने ये डिफरेंस नहीं देखा है प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक में, तो जो पीछे की वीडियोज़ हैं आप लोग प्लेलिस्ट में ऐड है, उसे आप जाकर देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग ये वाला वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ क्लियर हो पाएगा सेल के बारे में। तो देखिए, हम लोग यहाँ बात करते हैं प्लांट सेल के बारे में। तो हम यहाँ पर एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर आपके सामने रखते हैं, तो जिससे आपको क्लियर होगा कि प्लांट सेल एक्चुअल में किस प्रकार से होती है। प्लांट मतलब पौधे जो हमारे बीच में ग्रीन कलर से होते हैं, उनकी कोशिकाएं कुछ इस प्रकार से होती हैं। तो देखिए, जो प्लांट सेल है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं जिससे कि आपको पता चलेगा कि हाँ कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं इसमें। अगर हम इसको जूम आउट करें तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। तो अगर हम सेल देखें, जितने भी प्लांट होते हैं उसमें कुछ इस प्रकार से, अगर ये सेल है तो इसके साइड में ये सेल है, फिर उसके नीचे ये सेल है, फिर उसके नीचे ये सेल है, ऐसे ही ढेर सारी सेल ऑर्गेनाइज होकर प्लांट का स्ट्रक्चर बनाती हैं, ऑर्गेनाइज होकर प्लांट का स्ट्रक्चर बनाती हैं। ठीक है, तो उसमें से हम लोग केवल एक सेल के बारे में देखते हैं कि एक सेल प्लांट की किस प्रकार से होती है। अगर एक सेल के बारे में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। इसे हम ड्रा करते हैं आप कॉपी पर, और इसके बाद फिर इसको डिफाइन करते हैं। तो देखिए, अगर हम कॉपी पर ड्रा करेंगे प्लांट सेल को, तो देखिए कुछ इस प्रकार से होगा। अगर हम यहाँ पर बना देते हैं, एक टिपिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि जनरली होता है। हमने आपको बताया है कि इसका शेप किसी प्रकार से हो सकता है। आप कैसे बना सकते हो, किसी भी प्रकार से आप सेल बना सकते हो, क्योंकि सेल का शेप डिफरेंट टाइप से किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो हम यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर ड्रा करते हैं, आप लोग भी इस प्रकार से ड्रा कर सकते हैं, वरना बुक से आप लोग ड्रा कर सकते हैं। तो इस प्रकार की कुछ स्ट्रक्चर होंगे उसमें। तो देखिए, हम यहाँ पर ये देखिए टिपिकल बनाते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से नहीं बन पा रहा है, आप लोग बहुत वेल मेंटेन्ड आप लोग उसको बनाइएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर एक सेल बना दी है। तो इसमें देखिए, ये अगर प्लांट सेल है तो ये यूकार्योटिक सेल है, अगर यूकार्योटिक सेल है तो इसमें फुल्ली डेवलप्ड यानी कि वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होगा, जो कि लगभग सेंटर से थोड़ा सा साइड में होता है, कम्प्लीटली सेंटर में नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर प्लांट सेल के अंदर एक बहुत बड़ी संरचना होती है जिसको बोला जाता है वैक्यूल। और ये वैक्यूल इस केंद्र को वन साइडेड कर देती है। तो देखिए, इसके अंदर हमने वैक्यूल बना दिया और एक केंद्रक बना दिया, केंद्रक के अंदर केंद्रिका होगी, उसके बाद यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, कुछ इस प्रकार से हम बना देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा, कुछ इस प्रकार से बना देते हैं क्लोरोप्लास्ट को। आप लोग बहुत अच्छे से बनाइएगा, बहुत ही वेल मेंटेन बनाइएगा, बुक में है, हम आपको इसको फिगर को सेंड कर देंगे आप लोग के पास में, आप लोग इसको बना लीजिएगा। तो देखिए, कुछ हमने बना दिया यहाँ पर, ये न्यूक्लियस बना दिया, ये वैक्यूल बना दी, रिक्तिका बना दी, और माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, हरित लौह बना दिया। इसके अलावा इसमें
इससे जुड़ी हुई संरचना होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसे कि हम लोग ईआर कहते हैं, जो कि केंद्रक से जुड़ी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आगे चल के इसके बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो हमने यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया बना दी। इसके साथ साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, यूकारियोटिक सेल के अंदर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके अलावा इसमें राइबोसोम होता है, राइबोसोम और प्लाज्मोडेस्माटा होता है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, हाइलोप्लाज्म होता है। ये सब चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, प्लांट सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। आप देखिए, ये देखिए, आप जूम आउट कर देते हैं तो आपको क्लियरली दिखेगा। देखिए, ये हमें लग रहा है अभी क्लियरली दिख रहा होगा आप सबको। ये देखिए इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर हमने एक सेल बनाई है इस प्रकार से, इस प्रकार से हमने एक सेल ड्रा कर दी। उसके बाद इसके अंदर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस बना दिया, बहुत ही विकसित प्रकार का केंद्रक न्यूक्लियस बना दिया। न्यूक्लियस को हम लोग केंद्रक बोलते हैं। अब अगर केंद्रक को पकड़ के चलेंगे तो केंद्रक के अंदर देखिए कौन कौन सी संरचना है। केंद्रिका है इसके अंदर, और क्रोमैटिन्स हैं जो कि दो टाइप से हैं, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। आप आगे चल के क्रोमोसोम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन क्या होते हैं। इसके लिए हम सेपरेट वीडियो आपको बना के देंगे। तो देखिए इसके बाद केंद्रिका है, क्रोमैटिन्स हैं जो के अंदर पाए जा रहे हैं। आपको ये जो डार्क कलर दिख रहे हैं ये क्रोमैटिन्स हैं, एक्चुअल में क्रोमोसोम्स हैं। ये क्रोमोसोम्स दो टाइप के होते हैं, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। और ये आपको जो आउटर लेयर दिख रही है ये है केंद्रक कला। इसके अंदर जितना भी मटेरियल भरा हुआ है इस पूरे केंद्रक के अंदर, इसे हम बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। और ये जो झिल्ली है बाहर जो इसको कवर करके रखती है इसे हम बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। हम लोग सेपरेटली केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ही वेल मेंटेन तरीके से आपको ये बताया जाएगा कि हाँ केंद्रक या न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है और वो फंक्शन किस प्रकार से करता है। तो हमने इस पूरे सेल में न्यूक्लियस को देख लिया। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है, केंद्रिका है, हेट्रोक्रोमैटिन है, यूक्रोमैटिन है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियोप्लाज्म है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो इससे जुड़ी हुई एक संरचना होती है ईआर। क्या होती है, ईआर। इसे हम लोग ईआर बोलते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसी को ईआर कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके लिए भी आपको सेपरेट वीडियो मिलेगी ईआर के लिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, जो कि केंद्रक से लगी हुई होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आगे चल के इसका फंक्शन आप देखेंगे और स्ट्रक्चर देखेंगे। हमने दो स्ट्रक्चर देख लिया, एक केंद्रक देख लिया, और इस केंद्रक से जुड़ी हुई ये जो संरचना है जिसे कि हम लोग ईआर बोल रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका बोलते हैं। तो प्लांट सेल में न्यूक्लियस, उसके बाद ईआर। ईआर के बाद यहाँ पर देखेंगे तो गोल्जी बॉडी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गोल्जी बॉडी। देखिए एक्चुअल में सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं, कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग पाए जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये फंक्शंस की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो हमने तीन स्ट्रक्चर देखा, पहला केंद्रक, दूसरा ईआर, और थर्ड पे देख रहे हैं गाल्जी बॉडी, गाल्जी कॉम्प्लेक्स। इसके लिए भी आपको सेपरेट वीडियो मिलेगी क्योंकि ये सेल ऑर्गेनेल्स है। एक एक सेल ऑर्गेनेल्स के लिए आपको सेपरेट वीडियो मिलेगी, तभी आपको क्लियर होगा कि ये चीज़ें क्या हैं। तो हमने गाल्जी बॉडी देख ली। गाल्जी बॉडी के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर एक प्लाज्मोडेस्माटा दिख रहा है आपको। ये जो पूरा वॉल दिख रही है ना, वॉल, ये कवरिंग दिख रही है। कवरिंग के बारे में बात करेंगे कि कवरिंग में क्या क्या है, लेकिन इस कवरिंग में जगह जगह पे ये इस प्रकार से होल्स पाए जाते हैं जिसे हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इसी प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा एक सेल दूसरे सेल से जुड़ी होती है, जिससे कि इसके अंदर का जितना भी मटेरियल है, लिक्विड है, वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है एक सेल से दूसरे सेल के अंदर। तो प्लाज्मोडेस्माटा आपने देख लिया। और ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोगों ने नाम सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया। जो सेल का जो एनर्जी प्रोड्यूसर होता है वो एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ढेर सारी होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कई माइटोकॉन्ड्रियाज बनी हुई है। तो एनिमल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होती है और प्लांट सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत ही कम होती है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संरचना आप देख रहे हैं, रिक्तिका, जो कि प्लांट सेल की बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। प्लांट सेल के अंदर बहुत बड़ी बड़ी रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर दो बड़ी बड़ी रिक्तिकाएँ पाई। रिक्तिका का मतलब ये है कि ये झिल्ली से घिरी हुई संरचना होगी जो कि पूरी तरह से खाली होती है, और इसको हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसके अंदर सेल सैप भरा रहता है, आप देख सकते हैं। सेल सैप मतलब कोशिका रस भरा होता है इसके अंदर, ठीक है।
सेल्स है, ये देखिए इस सेल के अंदर जितना भी वाटर रहेगा वो वाटर को कंज्यूम करेगी और टर्जिड हो जाएगी, पूरी सेल टाइट हो जाएगी। इसकी वजह से ये इसमें जब पानी भरेगा तो ये पूरा टाइट कर देगी, हर एक सेल ऑर्गेनेल्स को टाइट कर देगी, यानी कि पूरी सेल क्या हो जाएगी, टाइटली टर्जिड हो जाएगी। तो आपने देख लिया यहाँ पर केंद्रक, ईआर, गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और रिक्तिका, इसके बारे में आपने देख लिया। जो रिक्तिका है इसकी आउटर लेयर को हम रिक्तिका कला बोलते हैं, इसके अंदर पाए जाने वाले रस को कोशिका रस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है वो है कोशिका द्रव्य। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। पूरे की पूरे सेल के अंदर, पूरे के पूरे सेल के अंदर जितना भी मटेरियल है उसको हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य में दो पार्ट होते हैं, ये केंद्रक के बाहर जितना भी पार्ट पाया जा रहा है उसको हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं, और अगर हम केंद्र को भी मिला लेते हैं तो ये जीव द्रव्य कहलाता है। बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। कंप्लीटली इस सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें पाई जा रही हैं जीव द्रव्य कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। और अगर इस पूरे स्ट्रक्चर में से हम केंद्रक को बाहर निकाल दें तो जितनी भी संरचनाएं बचेंगी, जितना भी मटेरियल बचेगा उसे हम लोग कोशिका द्रव्य कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं। अब देखिए मेनली आती है राइबोसोम के बारे में बात। कि राइबोसोम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम पाए जाते हैं। आपने बेसिक डिफरेंस देखा होगा पीछे वाली वीडियोज में कि 70S टाइप का राइबोसोम होता है आपका। 70S टाइप का राइबोसोम होता है किसमें, आपका प्रोकैरियोटिक में, और 80S टाइप का राइबोसोम होता है यूकैरियोटिक सेल में। ये राइबोसोम जो हैं वो फ्रीली भी पाए जाते हैं और ये ईआर के ऊपर भी पाए जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे प्लांट सेल के अंदर बेसिक जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिकांग वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो होता है वो हरित लवक का होता है, जिससे कि पूरी की पूरी सेल ग्रीन दिखती है। जिसमें हरित लवक होगा वो पूरी की पूरी सेल ग्रीन कलर की दिखती है। आप देख सकते हैं कि जो पत्तियाँ होती हैं प्लांट्स की वो ग्रीन कलर की दिखती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हरित लवक, या इसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। राइबोसोम पाया जा रहा है। हाइलोप्लाज्म जो एकदम से किनारे के साइड में जो भी मटेरियल पाया जाएगा, रस पाया जाएगा इस किनारे के साइड में, उसे हम लोग हाइलोप्लाज्म कहते हैं। रिक्तिका हो गई। माइक्रोट्यूब्यूल्स बहुत छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं प्रोटीन की बनी हुई, जो कि सेल के अंदर तैरती रहती हैं और ज़रूरत पड़ने पर जब भी इनका काम आता है तब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स इकट्ठे हो करके के फाइबर्स बनाती हैं। इसके अलावा स्फूरोसोम पाया जाता है। अब देखिए ये जो पूरी सेल है, इस पूरी सेल की जो सबसे बाहर की जो लेयर है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति बोलेंगे। ये ब्लैक वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाला यहाँ से देखिए 1 2 ये वाला इतना पार्ट जो है वो दूसरी सेल का है, और ये वाला जितना पार्ट है ये दूसरी सेल का है। तो ये बीच में जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही है ये सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, इसी के द्वारा दोनों सेल जुड़ी होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लांट सेल में कोशिकाएं आपस में किस संरचना के द्वारा जुड़ी होती हैं, तो उसे आप बोलेंगे सेल वॉल। और ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो आप सेल वॉल देख लिए। सेल वॉल के जस्ट नीचे जो लेयर पाई जा रही है ये वाली, यानी कि इस ब्लैक लाइन के नीचे जो ये आपको बहुत हल्की ब्लैक लाइन दिख रही है, इसे हम लोग कोशिका कला कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल करके। उसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। सेल मेम्ब्रेन बहुत पतली होती है, बहुत ही पतली होती है, और ये बाउंड करके रखती है जितने भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं और जितने भी रस पाए जाते हैं। तो आपने देख लिया प्लांट सेल का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग एनिमल सेल के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करते हैं, फिर आगे का जो भी पोर्शन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।